नमस्कार, एनडीटीवी के रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में एक बार फिर से हाजिर हैं और इस सेशन के लिए हमें बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट मिला है, गुड़गांव वर्सेस नोएडा। ये एक ऐसा, आपको बता दें, दोनों की अपनी खामियां हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो, आप किसको चुनेंगे? एक तरफ करोड़ों के मकान मिलेंगे, दूसरी तरफ लाखों में भी मिल जाएंगे। एक तरफ आपको हाई टेक, हाइपर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट एमएनसीज मिलेंगे, तो दूसरी तरफ आपको सिविक अमेनिटीज़ के साथ अफोर्डेबल लिविंग भी मिल जाएगी। लेकिन अगर बारिश आती है तो गुड़गांव की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल बेहाल हो जाती हैं। उधर नोएडा की सड़कें 45 साल के रिकॉर्ड के बाद भी बारिश में वो उन्होंने उसको झेल लिया था। लेकिन गुड़गांव में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स मौजूद हैं। तो नोएडा में एयरपोर्ट आ गया है, अब अगले साल 24 अक्टूबर से यहाँ पर पहली फ़्लाइट भी लैंड हो जाएगी। तो तमाम यहाँ पर इतने बेहतरीन उदाहरण आपको दोनों मिल जाएंगे कि चुनाव करना मुश्किल होगा। तो हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, वही हमें समझाएंगे कि गुड़गांव वर्सेस नोएडा में कौन आगे जा रहा है और आगे 5-10 साल में कहाँ पर आप बेहतर तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं, कपिल सिंह यहाँ पर हैं मौजूद, एडिशनल सीईओ यमुनानगर अथॉरिटी हमारे साथ हैं। हमारे साथ मनीष शर्मा है, एडिशनल सीईओ जीएमडीए, गुड़गांव के बारे में हमें बताएंगे। और साथ ही समीर जसूजा हैं, एमडी हैं प्रॉपर्टी इक्विटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मनीष मेरा आपसे है, गुड़गांव एक ऐसा जगह बन गई है, डेस्टिनेशन, कि दिल्ली के बच्चे वहाँ पर खाने जाते हैं। अगर उनको टिकट्स मूवीज़ देखनी है तो वो गुड़गांव जाना चाहते हैं। एक तरह से यंग जनरेशन जो है उसका फोकस एरिया गुड़गांव हो गया है, दिल्ली से भी आगे। तो एक तरह से वाव फैक्टर है गुड़गांव का। कैसे हुआ ये, क्या प्लानिंग थी? जी, मेरा ये मानना है कि जो मार्केट्स होती हैं, जो बाज़ार होता है, वो चीज़ों पे निगरानी रखने का और उनका मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। किसी के कहने पे, किसी के इश्तिहार लगाने पे आप लोगों को विवश नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। तो गुरुग्राम का जो स्वप्न है और जो अब रियलिटी बन गया है, उसके पीछे मैं मानूंगा कि जो नीतियां रही हैं सरकार की, और जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वर्ल्ड ओवर यहाँ पे आके बसे हैं कि इतनी सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से अधिकांश के ऑफिसेज यहाँ पे हैं, तो इस चीज़ ने इसमें बहुत लाभ पहुँचाया है। और जहाँ तक बात बारिश की है और पानी से सड़कों के लबालब हो जाने की बात है जो आपने कही, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक ऊष्मन बढ़ रहा है, आपने चेंजिंग वेदर पैटर्न देखा है, उसमें आप देखते हैं कि जो बारिश आप पहले 2 महीने में एक्सपेक्ट करते थे वो अब 1 दिन में हो जाती है। और सिर्फ ये भारत में नहीं हो रहा है, और देशों में भी हो रहा है। तो जब मुंबई जैसी सिटी अपना जो एक प्रकार से जो वर्चस्व है उसको अभी तक कायम रख के चली हुई है, जबकि उनके पास एरिया की कमी है कंपेयर टू गुरुग्राम, एकदम समुद्र के पास हैं, अब तो वहाँ पे भी चक्रवात वगैरह की इश्यूज आने लग गए हैं। आप देखिए कि यूएसए में बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे ह्यूस्टन है, फ्लोरिडा है, जहाँ पे आए साल हरिकेन्स आते रहते हैं। अभी आपने पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा जर्मनी में और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी बाढ़ आ गई। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में हम पानी को एक तरीके से प्रॉब्लम ना माने, हम पानी को सोल्यूशन माने, क्योंकि अभी हम आने वाले कुछ समय में देख रहे हैं कि जितने पानी हमारे पास उपलब्ध है, हमें उससे 30% तक पानी निकट भविष्य में चाहिए हो सकता है। ये बात सही है, पानी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्लानिंग ना हो जी तो प्रॉब्लम है। तो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद जिस प्रकार से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में सजग होने की ज़रूरत है। जैसे आप चेन्नई जैसी सिटीज़ से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे पर कैपिटा जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, पर हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो आपने जो बोला कि गुरुग्राम में जो वाव फैक्टर है, दैट इज़ वेरी ट्रू, और वो आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो दिल्ली में भी हैं, प्रॉब्ली नोएडा में भी हैं, पर उनका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो गुरुग्राम से जनरेट करते हैं। तो उन्होंने बाकी जगह पे भी खोल रखा है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, पर गुरुग्राम उनको जो है काफ़ी रेवेन्यू कमा के देता है। कपिल जी, नोएडा अपने अफोर्डेबल लिविंग के लिए जाना जाता है, और जिस तरह से बारिशी की बात हो रही थी, बेहतरीन उदाहरण था कि वहाँ पर इस बार इस तरह से जल जमाव नहीं हुआ। तो जो प्लानिंग हुई है 1976 में बना, नोएडा जो बना 1976 में एक तरह से बना, और
बहुत वेल प्लान्ड लेड आउट रहा, क्या उसी का कारण आप मानते कि ग्लोबल वार्मिंग का असर वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ? निधि जी, मैं तो ये कहूँगा कि नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और जिस ऑफिस से मैं आता हूँ, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्लानिंग के तहत बने हैं और पूरा नियोजन जो है इस पूरी 3 सिटीज़ का, और अगर आप एनसीआर क्षेत्र में देखें, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंतर्गत हमारा एरिया आता है, तो पूरा विकास जो है वो सुनियोजित तरीके से हो रहा है। तो शायद यही एक मुख्य कारण है कि जो भी सिविक कम्युनिटीज़ है, और उत्तर प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तीनों अथॉरिटीज़ में बड़ा समन्वय है। तो जितनी सिविक कम्युनिटीज़ हैं और जो भी वाटर लॉगिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, और बाकी जैसा अभी मनीष जी कह रहे थे, हमने बाकी नगरों से भी सीखा है। तो हमारी जो टाउन प्लानिंग है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आगामी भविष्य के लिए बनाया गया है। इसीलिए नोएडा के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और लोगों का आकर्षण भी है। अभी हाल में लखनऊ में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, और अभी हाल में ही इस महीने के अंदर ही आप देखिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ है, और साथ में मोटो जीपी भारत हमारे यमुना एक्सप्रेस क्षेत्र के अंदर हुआ है। तो लाखों निवेशकों के द्वारा और लाखों नागरिकों के द्वारा इसमें प्रतिभाग भी किया जा रहा है और आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आकर्षण का केंद्र बनने का कारण ये है कि मुख्य जो सुविधाएं हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरवेंशन के साथ, कनेक्टिविटी के साथ, इन तीनों प्राधिकारों के अंदर जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर दी जा रही है, और वो सुविधाएं हम नागरिकों को भी दे रहे हैं। सिविक एमिनिटीज़ में जैसे आपने बताया, वाटर लॉगिंग से हम लोग बचे रहे, ये तीनों अथॉरिटीज़ के गवर्नेंस का एक मॉडल है, और आने वाले समय में भी हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तीनों अथॉरिटीज़ के अंदर समन्वय है, और हम निश्चित रूप से आने वाले समय में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी आपको एक अलग ही दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ आ रहा है, तो कनेक्टिविटी हमारी मेट्रो के साथ, रोड के साथ, सभी से हमारा समन्वय है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ तो नहीं आएंगी, और आएंगी तो उसके लिए हम मुस्तैद हैं, तैयार हैं। बिल्कुल, मेरे कुलीग बता रहे थे एयरपोर्ट को कोड भी मिल गया है DXN, अब फ्लाइट भी 24 अक्टूबर को आ जाएगी। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आयटा ने जो है DXN कोड जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी दिया है। अभी हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय हैं नागरिक उड्डयन के SP गोयल साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो आने वाले समय में 2024 के तक उम्मीद है कि पहला फेज़ हमारा तैयार हो जाएगा, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या जिसे हम सामान्य भाषा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, उसके आसपास यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा क्लस्टर बेसिस पे सेक्टर्स बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारे निवेशकों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी MOU साइन किए हैं, और वर्तमान में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और तकनीक के साथ हम विकास, ग्रीनरी, फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरवे, तो दोनों चीज़ों का समन्वय के साथ हम लोग काम करें। रेजिडेंशियल एरिया में भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि अभी हाल में ही हमने यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मध्यम वर्गीय परिवारों के विशेषकर ध्यान रखते हुए 26,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमने स्कीम निकाली हुई है, और 18 अक्टूबर को उसका ड्रॉ फ्लॉट्स निकलेगा। जबकि बाकी अगर आप औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में या बाकी जगह देखेंगे तो उसमें कई बार ऑक्शन के थ्रू किया जाता है, तो ऑक्शन के माध्यम से कई बार मध्यम वर्गीय परिवारों को वो फ्लैट्स या वो प्लॉट्स नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोग मध्यम वर्गीय परिवारों का भी ध्यान रख रहे हैं और आने वाले समय का भी ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल, ये जो घरों की बात है, इसमें भरोसे की बात है, उस पर आएंगे, लेकिन पहले समीर आपसे, हम रियल एस्टेट पे जाने से पहले, क्योंकि जो एक आदमी किसी भी शहर में मूव करना चाहता है वो ये देखना चाहता है मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं, तो क्या कुछ ऐसा डेटा है, क्योंकि आप एक डेटा एक्सपर्ट भी हैं, आप दोनों मार्केट्स को स्टडी भी करते हैं, कि क्या लाइकेबिलिटी फैक्टर क्या है जो गुड़गांव और अगर नोएडा की तरफ देखें, क्या आपके डेटा कहते हैं? मैम, सबसे बड़ी बात जो आदमी को कंपेल करती है एक सिटी में मूव करने के लिए, वो एक्चुअली है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गुड़गांव उसका स्पेसिफिक एग्जांपल है कि 80% MNCs वहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, और तभी प्राइसेस भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट की हैं 2 रीजंस की वजह से। एक, डिमांड सप्लाई फैक्टर। सो अगर आप गुड़गांव को देखते हैं तो गुड़गांव में टोटल पिछले 10-15 सालों में सिर्फ 1,60,000 यूनिट आए हैं। पर अगर आप नोएडा को देखते हैं तो नोएडा के पास ग्रेटर नोएडा भी लगता है और गाजियाबाद भी लगता है। अगर आप इन तीनों एरिया को मिला लें, क्योंकि बिल्कुल ही एक साथ हैं, तो 5 लाख यूनिट के करीब आए हैं, 3 to 4 times more than Gurgaon. And Gurgaon is generating 4 times more employment than Noida is in terms of IT sector, or the affordability of a person to be able to buy a home which is upwards of say 1 crore typically. अब गुड़गांव में तो प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि कुछ 2 करोड़ से कम नहीं मिलता है,
नोएडा का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसके पास ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन लगता है, जहाँ पे आप मध्य वर्ग के लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं और अंडर 1 करोड़ अभी भी प्राइसिंग में आपको एक छोटा सा मकान मिल सकता है। बट गुड़गांव तो अब थोड़ा अनअफोर्डेबल हो गया है और डिमांड सप्लाई मिसमैच बहुत ज़्यादा हो गया है। क्या हुआ है कि मैम 2010 से 2012 न्यू लॉन्चेस जो हुई थी गुड़गांव में और नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में हिस्टोरिकली हाईएस्ट हुई थी। हर साल हर एक सिटी में 30 से 40 हज़ार यूनिट लॉन्च हो रहे थे। ये 14 के बाद गिर के 5,000 यूनिट के आसपास 15 से लेके 20 तक सिर्फ 5,000 यूनिट ही लॉन्च हो रहे थे गुड़गांव में भी और नोएडा में। ये कमी क्यों आई थी? ये कमी इसलिए आई थी मैम, 3 महत्वपूर्ण कारण थे इसके। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये था कि डेवलपर्स यहाँ पे ओवर सेल कर चुके थे और ओवर सेल के बाद वो ओवर डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, तो डिलीवरी की वजह से प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्टॉल्ड हो गए। तो इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। और दूसरा कारण ये है कि इन्वेस्टर्स बिल्कुल मार्केट से चले गए क्योंकि डिलीवरी नहीं हो रही थी और एंड यूजर्स भी डर डर के ले रहे थे क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल थी बट डिलीवरी नहीं थी और रेप्यूटेड डेवलपर्स नहीं थे। पहले जो सो कॉल्ड रेप्यूटेड डेवलपर्स थे वो आधे तो बैंकक्रप्ट हो गए और स्पेशली नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जैसे अमरपाली ले ले, जेपी ले ले, यूनिटेक ले ले, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे आई है और ज़्यादा स्टॉल्ड यूनिट्स वहाँ पे थे। तो दैट इज़ द मेन रीज़न वाई सप्लाई कम हो गई। कपिल जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये पहले सेशन में भी बात हो रही थी, भरोसे की बात, क्योंकि हमने देखा कि कई डेवलपर्स हैं, जेल में भी हैं, जो भी कारण रहे हों, लेकिन जो लोगों का भरोसा है, क्योंकि एक आदमी अपने घर में सोचता है अपने जीवन में कि मैं घर बना लूँ, लेकिन अगर उसको EMI भी देनी पड़े और घर भी ना मिले और जिस तरह से अभी बता रहे थे रजिस्ट्री भी नहीं हो रही है कहीं पे, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है। उससे हम कब तक और कैसे उभरेंगे? निधि जी, आपके दर्शकों की जानकारी में दूंगा कि 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी नोएडा आए थे और उनका वहाँ एक बड़ा संजीदा संवाद जो है वो होम बायर्स के साथ, बिल्डर्स के साथ और तीनों अथॉरिटीज़ जो हैं यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी, तीनों के वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ हुआ था। हाल में हमारी बोर्ड की बैठक ने एक ज़ीरो पीरियड भी अभी लागू किया है जिससे बिल्डर्स और जो हमारे फ्लैट ओनर्स हैं उनको सहूलियतें मिलें। और पूर्व में ये परेशानियां ज़रूर होती थी फ्लैट ओनर्स को कि रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही थी, लेकिन शासन के निर्देशानुसार और बोर्ड के जो विभिन्न निर्णय हैं तीनों अथॉरिटीज़ के, उसमें प्रोपोर्शनेट तरीके से अब OCs खोली गई हैं। और श्री अमिताभ कांत साहब की एक कमेटी अभी केंद्र सरकार में माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने उनके निर्देशानुसार बनी थी, उसने भी अपनी रिकमेंडेशन सभी राज्य सरकारों को दी है। तो उसमें बड़ा गहनता से उसका अध्ययन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शासन और अथॉरिटी के अधिकारी हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि फ्लैट ओनर्स की और इनकी समस्या का निदान किया जाए। उसमें कई सारी रिकमेंडेशन है, बड़ी गहन रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट है, उसका अध्ययन जो है वरिष्ठतम स्तर पे किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि यमुना अथॉरिटी के बोर्ड ने तो अभी हाल में निर्णय लिया है, ज़ीरो पीरियड इंटरेस्ट हम लेकर आए हैं, हमने कंप्लीशन के लिए भी समस्याओं का निस्तारण किया है। तो निश्चित रूप से ये जो आप बात बता रही हैं थोड़ी पुरानी हो गई है, अब काफ़ी हद तक फ्लैट ओनर्स को और बाकी लोगों को इसमें सुविधाएं मिल रही हैं और हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों को इसमें कठिनाइयाँ ना आए। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे ड्यूज़ हैं उसके संबंध में भी एक प्रोपोर्शनेट तरीका रहा है, तो वो चीज़ चल रही है। पॉलिसी में चेंजेस भी आ रहे हैं। अभी हाल में मैं आपको इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट के लिए भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश शासन ने एक बहुत रेडिकल पॉलिसी चेंज किया। अभी तक जो जैसे यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत था, इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट जो है वो ऑक्शन से होता था, लेकिन अभी जो MOUs हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लखनऊ में और बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां आई, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा इस क्षेत्र के अंदर, तो ये डिसाइड हुआ कि नहीं अब एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर इनको इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट्स किए जाएँ। तो उत्तर प्रदेश शासन और सरकार और हमारे अथॉरिटी के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं वो उनमें संजीदगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने इसमें खुद उन्होंने पहल की है और आपको आने वाले समय में कुछ ना कुछ सुखद चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, ये आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये मैं इसलिए समझना चाही थी समीर, उस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो लोग हैं वो EMI भी दे रहे हैं, उनको अपना घर नहीं मिल पा रहा है या मिल भी रहा है तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पर भी मैं आऊँगी। वो सॉल्यूशन, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है और उस और किस तरह से निदान होता दिख रहा है? मैम वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं।
एक तो डेवलपर्स ने जो इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे वो बहुत ज़्यादा डिले हो गए हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स और वट एवर द रीज़न इज़ लैक ऑफ फाइनेंसेस एंड सेम टाइम पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं। तो डेवलपर्स तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स हैं, और मैंने आपको बताया है कि पिछले 2010 से 2012 के प्रोजेक्ट्स ही काफ़ी कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी तक, तो उनमें तो कंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत होने वाले हैं बिकॉज डेवलपर्स अपनी जेब से तो पैसे लेके आने नहीं वाले, और या लेके भी आएंगे तो घर कंप्लीट करने के लिए लेके आएंगे, बट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होगा। जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे नोएडा में बहुत अच्छी प्राइस अप्रिसिएशन आई है, गुड़गांव में बहुत अच्छी प्राइस अप्रिसिएशन आई है, तो डेवलपर को एक अच्छा मार्जिन मिल रहा है। तो जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उनमें बेटर स्पेसिफिकेशंस भी आएंगी, बेटर अमेनिटीज़ भी आएंगी, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इम्प्रूव्ड रहेगी क्योंकि अब प्राइस आप ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं कस्टमर से। बिल्कुल, ये प्राइस पे आएंगे हम, लेकिन मनीष आपसे जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है बहुत बड़ी बात है। ये जो क्वालिटी जो हमारे कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, ये सिर्फ गुड़गांव और नोएडा की बात नहीं है, आप इसे पूरे देश में कोई स्टैंडर्ड एक तरह से नहीं है। अब एक मुझे याद है, हम खबरें पढ़ते हैं तो एक पिछले साल की बात है कि एक चिंतल पैराडीसो वहाँ पे दिवाली गिर गई और शायद जो थी एक किसी एक महिला की मृत्यु भी हुई उसमें। तो ये बहुत चिंताजनक है कि क्यों जो कंस्ट्रक्शन है उस पर हम सीरियस नहीं हैं, क्योंकि भले ही आप घर छोटा बने, लेकिन क्योंकि एक आदमी की जीवन पूंजी लग रही है, वो ईएमआई दे रहा है, वो अपने एक तरह से सोचता है यही मेरा घर है, मैं इस पर गर्व महसूस करता हूँ या करती हूँ, अगर महिला या पुरुष जो भी ले वो घर, और उसमें अगर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन खराब हो तो ये अपने आप में इसकी किसी की जवाबदेही नहीं है। जो आपने केस साइट किया, मुझे उसके कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि उसके बाद जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स की सैम्पलिंग, गुणवत्ता की सैम्पलिंग के लिए बोला गया था। तो जो मुझे सुनने में आया था वो ये था कि वहाँ पे जो ओनर थे एक फ्लैट के, उन्होंने कुछ दीवार को हटवा के जो कंस्ट्रक्शन करवानी स्टार्ट करी, जिसकी वजह से ऐसी फोर्स जनरेट हुई कि जिसकी वजह से वो मतलब जो पूरा कंक्रीट डाला गया कि उससे 3-4 फ्लोर्स की कहते हैं जो छत थी उनको नुकसान पहुंचा। तो अब इसमें थोड़ा जो रेसिडेंट्स हैं उनको भी ध्यान देना होता है। गुरुग्राम में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनको बने हुए 20 साल के आसपास हो गए हैं, पर अभी तक उनमें ऐसा क्वालिटी में कोई इश्यूज़ नहीं है। कई तो सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं कि जहाँ पे एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स रहते हैं। तो और जहाँ तक आपने बात थोड़ी अफोर्डेबिलिटी की करी थी, तो अगर आप सेंट्रल गुरुग्राम में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम का एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर का, अगर आप वहाँ पे घर लेना चाहें तो आपको महंगे मिलेंगे, परंतु अगर आप पुराने गुरुग्राम की तरफ चले जाएं या सोना, फरूख नगर, पटौदी चले जाएं, तो वहाँ पे आपको घर अभी भी सस्ते दामों में मिल जाएंगे, जिनका आने वाले टाइम में प्राइस एप्रिसिएशन होगा, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारी जो लोकल बसेस हैं जो चलती हैं उनकी फ्लीट इंक्रीज हो रही है। जैसे अभी हमारी जो बसेस चल रही हैं उसमें 100 इलेक्ट्रिक बसेस आने वाली हैं। तो जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी वहाँ पे भी प्राइस एप्रिसिएशन आएगा। बिल्कुल, ये मैं कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पे दोबारा आऊँगी, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण ये है बिंदु, क्योंकि वो आगामी इस कार्यक्रम में नहीं लेकिन हमेशा। कपिल जी, आप क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? अब देखिए, एक नोएडा से खबर आई थी, कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो लिफ्ट ही गिर गई, लोगों की मृत्यु हुई। तो ये क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या हमारे मानदंड हैं, या किस तरह से आप लोगों को, हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? निधि जी, देखिए, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उनके जो भी मानचित्र हैं और जो भी बिल्डिंग बायलॉज हैं उसके अनुसार ही जो संबंधित डेवलपर होता है उसको बनाना होता है। और कतिपय अगर आप कुछ उदाहरण छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर जगह पे आप देखेंगे कि निर्माण का जो कार्य है और उसकी जो गुणवत्ता है वो डेवलपर की अपनी साख पे भी डिपेंड करती है, और निश्चित रूप से फेज़ वाइज उनका निरीक्षण भी किया जाता है। विभिन्न जो भी अथॉरिटीज़ हैं या जो भी उसके लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो करते हैं। तो जो भी खरीदार है या जो भी ले रहा है वो इस चीज़ को ज़रूर देख ले कि मौके पे कंस्ट्रक्शन उनका कैसा हो रहा है और किस तरह उसकी साख है। जहाँ तक अथॉरिटी का ताल्लुक है तो अथॉरिटी बीच बीच में निरंतर टीम्स बना के इसका निरीक्षण कराती रहती है। तो 1-2 घटनाएं जरूर होंगी, और वो 1-2 घटनाओं को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसमें और संजीदगी की आवश्यकता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वो मापदंडों के आधार पर ही हो रहे हैं। और बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सख्ती करी वो सभी ने देखा, उसको टिप्पणी में करना नहीं चाहूँगा। तो एक संजीदगी और एक अवेयरनेस सभी में, चाहे वो सभी स्टेक होल्डर्स के अंदर आई है, और निश्चित रूप से जो है अब कार्य जो है बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि इसी के कारण कई लोग फिर प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। वो अपना प्रदर्शन करते हैं,
घर ना मिलने का प्रदर्शन करते हैं, घर में ख़राब कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रदर्शन कर लेते हैं। उनकी चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि वो अगर हम नोएडा की बात करें, जिस तरह से अभी समीर भी बता रहे थे, मिडिल क्लास हमारी ज़्यादातर आबादी नोएडा की तरफ है और हाई एंड अगर हम देखें तो गुड़गांव की तरफ है। जो भी रीजंस रहे हों, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, हरियाली इधर ज़्यादा है, लेकिन जो एक सुरक्षित घर मिले, अब वातावरण तो आपने सुरक्षित कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर आपका इम्प्रूव हो गया वहाँ पे, लेकिन इसको सुनिश्चित करने के लिए कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो पुख्ता कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस लिहाज से कुछ विचार है क्या? नहीं, देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि तीनों अथॉरिटीज़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में, एक तो डेवलपर को अपने लेवल पे कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसका फ्रीडम है, लेकिन जो भी हमारे मानचित्र हैं और जो तकनीकी उसकी गुणवत्ता है और क्वालिटी है, उसको चेक करने के लिए बीच बीच में अथॉरिटीज़ की अपनी टीम्स भी जाती हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। और जो भी उसके जो NOCs हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सभी तीनों प्राधिकरणों के अंदर अलग से एक पूरी व्यवस्था है, 3 लेयर्ड कमेटी है जो उसको जाके देखती है, और NOCs जब कंप्लीट होते हैं तभी उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कोशिश यही है कि गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए। और ज़्यादातर जगह भी अगर आप देखेंगे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर जो हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनी, 90% ऑफ बिल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की बनी हुई हैं। एक आध जगह पे ऐसी अगर घटना हुई है तो दंडात्मक कार्रवाई और सख्ती से कार्रवाई जो है जो संबंधित अथॉरिटी है उसके द्वारा की गई है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जाते हैं, किसी चीज़ को देख के जाते हैं, वो मौके पे भी जाके देखें। अपना बहुमूल्य पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये ज़रूर जाके देखें कि जिसके साथ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी साख कितनी है और उसका क्या कितने स्टैंडर्ड्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स उसने डिलीवर किए हैं। ये सब चीज़ें उनको एक निजी तौर पे देखना चाहिए। ये सबसे अहम बात आपने कही है कि वाकई में लोगों को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो आप खुद जाकर देखें साइट पे जब कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, और उसकी साख भी बिल्डर की ज़रूर देखें। अब ये बात एक्सपेंसिव और महंगाई की या पैसे की आ जाती है, क्योंकि समीर आपने एक बात की कि भाई जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ा है तो बिल्डर अपनी पॉकेट से तो डालेगा नहीं, लेकिन अगर गुड़गांव और नोएडा में देखें तो एक्सपेंसिव बहुत है गुड़गांव। हालांकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अब नोएडा में भी जिस तरह से रेट्स हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका क्या ज़रा एनालिसिस है, महंगे क्यों हैं? क्योंकि अमेनिटीज़ तो अब नोएडा के भी तमाम जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हैं, जो लोकेलिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे अमेनिटीज़ भी। मैम, नोएडा को अगर आप देखें तो नोएडा में बहुत कम सप्लाई आई है पिछले 5 सालों में। सो अगर आप नोएडा की बात करें तो वहाँ पे भी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं जो नए फ्लैट्स की आ रही हैं, क्योंकि पुराने फ्लैट्स छोटे साइज़ के हैं तो टोटल टिकट प्राइस आपका कम रहता है। गुड़गांव में थोड़े बड़े साइजेस के फ्लैट्स हैं तो टिकट प्राइस वो भी बढ़ जाता है उसकी वजह से। बट आप नोएडा का एडवांटेज ये है अफोर्डेबिलिटी का कि उसके बहुत पास नोएडा एक्सटेंशन लगता है और ग्रेटर नोएडा लगता है, जहाँ पे प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं अभी भी। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो अगर आप सेक्टर 150 में जाएं जो ग्रेटर नोएडा से लगता है, बट बहुत हाई क्वालिटी के डेवलपर्स आ गए हैं, टाटाज आ गए हैं, गोदरेज आ गए हैं और बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स आ गए हैं, तो वहाँ पे भी अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस आपको मिल रहे हैं और आपकी कनेक्टिविटी की वजह से आप अपने काम पे टाइम पे पहुँच सकते हैं। बट गुड़गांव में क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, सारी प्राइवेट डेवलपमेंट है और लैंड बहुत पहले का बिक चुका है और बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया क्योंकि बहुत सप्लाई कम आई थी, और कुछ डेवलपर्स के पास जो बहुत ज़्यादा लैंड है वो अभी इतना इकोनॉमिकली वेल नहीं कर रहे हैं। जैसे आईरियो एज एन एग्जांपल हो गया, दैट गॉट इनटू ट्रबल। उसमें उनके पास 600-700 एकड़ थे बट वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज़। सो ऐसे लैंड लॉक सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो सप्लाई ऑफ लैंड कम हो गई है, तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसकी वजह से। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। मनीष, आपका क्या नज़रिया है कि क्योंकि एक 80% ऑफ जो ऑफिसेस की लीजिंग है वो अगर एनसीआर, पूरा एनसीआर देखा जाए वो गुड़गांव में होती है। सो आप लोग किस नज़र से देखते हैं, क्या वहाँ पे क्यों आ रहे हैं ज़्यादा ऑफिसेस गुड़गांव की तरफ? आई थिंक ये तो एमएनसीज कॉर्पोरेट्स तो हैं ही, डेवलपमेंट की क्वालिटी पे है कि मतलब अगर आप दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आएँ तो मतलब काफ़ी सारे लोग जैसे जब आते हैं तो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि ये हम इंडिया आ गए हैं, मतलब लोगों का ये नॉर्मली कहना होता है। तो वो उसको कंपेयर करते हैं बाकी विश्व में जो सिटीज़ हैं उनकी कहते हैं बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से। और जहाँ तक ये वाली बात है अफोर्डेबिलिटी की, तो हमारे प्रदेश में एक अभी बहुत अच्छी पहल हुई है जिसको परिवार पहचान पत्र के नाम से जाना जाता है।
बाकी प्रदेश भी उसका अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी परिवार हैं, हमने उनको इनकम के आधार पर एक यूनिक आइडेंटिटी देने की कोशिश करी है। तो अब आगे आने वाले कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे सरकार के हाउसिंग बोर्ड के, जिनमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको रियायती दामों पर सरकार ऐसे घर मुहैया कराएगी। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अभी जाएं कहते हैं और गुरुग्राम में देखें कि हर तबके के लोग रहते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी कहते हैं रह रहा है, और जितना उसका पॉकेट अलाउ करता है उसके प्रकार से रह रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि मार्केट्स बेस्ट ऑर्गेनाइजर होती हैं। अब हम जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस चैलेंज को तो हम नहीं कर सकते, हम एरिया नहीं बढ़ा सकते। पर हाँ, सरकार की एक और पहल है कि जो KMP मार्ग जो है कुंडली मानेसर पलवल वाला, उस पे 5 नए शहरों को बसाने की योजना है। तो उसके आसपास एक ऑर्बिटल रेल चलाने का भी प्रस्ताव है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो आई थिंक बहुत सारी डेवलपमेंट उस प्रकार उस कहते हैं एरिया में चली जाएगी। बहुत सारे लोग हो सकता है बेटर रेल कनेक्टिविटी की वजह से गुरुग्राम में काम करने के लिए डेली वहाँ से अप एंड डाउन किया करें। अभी भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग नोएडा से गुरुग्राम काम करने आते हैं, मेट्रो लेके आते हैं। चाहूँगा, जो ये प्राइस अप्रिसिएशन का फिनोमेना है, ये एक्चुअली गुड़गांव और नोएडा में प्राइसेस 2013 से लेके 2000 कोविड तक प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल थी और प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी। ये लास्ट 2 इयर्स में वो कैचअप गेम हुई है, जो 7-8 साल से प्राइस अप्रिसिएशन नहीं हुई थी। और डिमांड सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कम थी पिछले 5-6 सालों में। इन 2 कारणों की वजह से प्राइस डबल हो गई है लिटरली मोस्ट ऑफ द एरियाज इन नोएडा एंड गुड़गांव की। ये लास्ट 2 इयर्स का फिनोमेना है, सो इसको भी प्ले आउट होना होगा फॉर सम टाइम टू कम। एक्चुअली रियल एस्टेट का जो बिजनेस साइकिल है, जो इंडस्ट्री में होता है, वो इसी प्रकार से होता है कि बहुत टाइम तक प्राइसेस स्टैटिक से रहते हैं, फिर एकदम से उनमें उछाल आता है, फिर बहुत टाइम तक स्टैटिक रहते हैं। तो हर इंडस्ट्री की अपनी विशेषता होती है। रियल एस्टेट में इस प्रकार से देखा गया है, 1990 से इसी प्रकार के ट्रेंड्स देखे गए हैं। तो कपिल जी, अब नोएडा आगे किस तरह से आपका आंकलन है? वहाँ पे भी हर तरह के मैंने देखा है, मेरी कितने फ्रेंड्स हैं वहाँ पे रहते हैं, उनके भी घर बहुत करोड़ों के हैं अब। तो ये हर तरह के लोग जो हैं प्रोफेशनल्स वहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं। हालांकि जब इसे डेवलप किया गया था 1976 में, तो IT इंडस्ट्री के लिए किया गया था, रियल एस्टेट के लिए किया गया था, लेकिन ये पहले पिछड़ा, गुड़गांव ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा। लेकिन अब एयरपोर्ट जैसे आ रहा है, आपको लगता है कि ये भी आगे बढ़ रहा है? मैम, इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर एज वेल एज कार्गो, वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट ईयर तक इसके अंदर इंडिया का लार्जेस्ट, इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एयरपोर्ट। और इसके साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मैंने पूर्व में भी आपसे कहा, अनुरोध किया, दर्शकों को भी बताया कि पूरा एरिया प्लानिंग के साथ बनाया गया है। हैफर्ड डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा, ये अचानक एकदम स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स नहीं किए गए। उसको दूरदर्शिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके निर्देशन में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर अगर आप देखेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल आ रहा है, तो वहाँ पे भी ऑर्बिटल रेल आ रही है। रेलवे का जो कनेक्टिविटी है वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से की जा रही है, मेट्रो से कराई जा रही है। चोला रेलवे स्टेशन से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगेगा, और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी IGI के लिए भी मेट्रो की अभी DPR की स्टडी की जा रही है। साथ ही लॉजिस्टिक हब और इस तरह के अलग अलग क्लस्टर्स जो हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। तो रोज़गार का अवसर, मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हो, हम प्रतिबद्ध हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है इंडिया को, तो माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। तो अगर उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है तो निश्चित रूप से जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर तीनों अथॉरिटीज़ को अपना योगदान देना पड़ेगा। तो पूरी कनेक्टिविटी का जो जाल है, चाहे वो मेट्रो हो, बाय एयर, आप जैसे मैंने आपसे कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और मेट्रो है, ऑर्बिटल रेल है, रोड नेटवर्क्स हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, ये सारी कनेक्टिविटी से मिडिल क्लास फैमिली और प्रोफेशनल क्लास वो खींची चली आएगी आपकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में। और केवल रोजगार परक केवल सर्विसेज क्लास के लिए नहीं है। मैं आपकी जानकारी में भी लाना चाहूँगा कि अब हमारे यहाँ वृंदावन के आसपास हम हेरिटेज सिटी बनाने जा रहे हैं। बाजना और टप्पल के आसपास हमारा लॉजिस्टिक हब होके आ रहा है। तो 165 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे है हमारा, जो ग्रेटर नोएडा के परी चौक से 0 माइल से शुरू होता है और आगरा तक जाता है। उसके आसपास का जो क्षेत्र है पूरा NCR प्लस जो ये एरिया में आपको 4-5 डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा आते हैं, उसको एक टूरिज्म हब भी बनाने का हमारा प्रयास है।
तो इससे ना केवल रोजगार होगा, ना केवल रेजिडेंशियल एरिया आएगा, लेकिन एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक ट्रिपल सिटीज़ के रूप में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा आएंगे। एक जो इशू है वो ट्रैफिक का इशू है। अब गुड़गांव में देख लीजिए, गुड़गांव दिल्ली में जो लोग आते हैं, मैं आने वाली हूँ समीर, आपसे भी पूछूंगी उस पर, ये कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन बहुत है। अभी हाल ही में कल या परसों की बात है, बेंगलोर की बात हो रही थी, किस तरह से बच्चे स्कूल से रात में अपने घर पहुंचे। अब जो भी कारण रहा हो, तमाम चीज़ें गिनाई गई, लेकिन इतना ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति आए। अब दिल्ली में भी हमारे कोलीग्स, बारिश हो जाती है, नोएडा की बात है, मुझे याद है 2 साल पहले तक हमारे कोलीग्स को पहुंचने में 2 घंटे लग गए। अब आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको 2 घंटे ट्रैवल में लग जाएं, और गुड़गांव से भी वही स्थिति है। तो जो एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी है फॉर अ कंज्यूमर, देखिए हम जो बड़े, जिनके पास गाड़ियां हैं वो तो चलिए गाड़ी है, ट्रैफिक है, उसमें अटक गए, लेकिन एक आम आदमी ऑफिस से निकलता है तो उसको एक कनेक्टिविटी चाहिए। मेट्रो तक जाने के लिए भी वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, उसको एक स्कूटी या जो भी साधन होते हैं, ऑटो वगैरह लेना पड़ता है, तब वो मेट्रो में जाते हैं। एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस लिहाज से हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर बने। मनीष, उस पर क्या ध्यान, और ट्रैफिक कम हो। देखिए G20 हुआ हमारे यहाँ, ट्रैफिक हमने कम किया, स्कूल्स बंद रहे, तो उससे ये हुआ ना, प्रदूषण भी कम हुआ। तो हम जानते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा, सबकी अपनी व्हीकल्स होना एक मुश्किल है, बट आम आदमी क्या करे, उसको गाड़ी रखनी पड़ती है क्योंकि उसको ट्रैवल करना है। और सिंगापुर जैसे स्ट्रिक्ट लॉज भी नहीं है हमारे यहाँ। जी, आई एम ग्लैड आपने सिंगापुर की बात करी। देखिए हमारी जैसे देश में ऑलमोस्ट 17% ग्लोबल पॉपुलेशन रहती है, ऑलमोस्ट 2% एरिया में। तो यूएसए की तरह नहीं है कि 4 गुना कम पॉपुलेशन है और 4 गुना ज़्यादा एरिया है। हमारे यहाँ पे जैसे आपने G20 की बात करी या आपने सिंगापुर के एग्जाम्पल किया, वहाँ पे गाड़ी खरीदना उतना महंगा नहीं है जितना उसके ऊपर रोड टैक्स वगैरह लेके जो फाइनल कॉस्ट आती है। और ये सिर्फ गुड़गांव या दिल्ली की बात नहीं है, आप पेरिस में पीक आवर्स में या ऑफ पीक आवर्स में कभी भी चली जाइए, आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए आधा घंटा लग सकता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे या तो वॉक करते हैं या फिर मेट्रो से जाते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आने वाले टाइम पे हमारे शहरों में भी ऐसा होने वाला है, बहुत सारे शहरों में, नोएडा में भी ऐसा हुआ है, गुरुग्राम में भी ऐसा हुआ है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे, लोगों को वॉक करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, ट्रैफिक के लिए अच्छा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हाँ जी, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। हमने MG रोड पे एक ऐसा स्ट्रेच अभी बनाया है, डेवलप किया है, जहाँ पे एंड टू एंड कवरेज है रोड का, सो दैट मिट्टी नहीं उड़े, उससे पोल्यूशन ना हो। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेट्रो का विस्तारण गुरुग्राम में ज़्यादा होने जा रहा है। मैंने हम सब ने बचपन के टाइम पे स्कूल कॉलेज जाते हुए बसेस का इस्तेमाल किया होगा, पर अब जैसे जैसे हमारे देश में नेट डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, तो पेरेंट्स का एक अरमान होता है कि जो हमने कठिनाइयाँ देखी, हालांकि वो कठिनाइयाँ नहीं थी, वो हमारे बच्चे ना देखें। तो बच्चों को छोड़ने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, जबकि कारपूलिंग भी की जा सकती है और वो बड़े आराम से जो है पब्लिक यातायात के साधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर वो वाली टेंडेंसी नहीं है। तो सबको लगता है कि ठीक है 2 घंटा हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे, पर हमें एंड टू एंड जाना है, कोई भी चलना नहीं चाहता है। तो हमें हमारी जो विवशताएं हैं वो यूरोप जैसी हैं, पर हमें जो सुविधाएं चाहिए वो अमेरिका जैसी चाहिए, कि वहाँ पे जैसे हर चीज़ बड़ी होती है, आप घर से लेके किसी जगह गंतव्य तक जाना है, आप गाड़ी लेके जाएं, हमें वैसा चाहिए। परंतु हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमारे जो शहर हैं वो सघन आबादी वाले हैं। तो हमारे लिए जो हमें एग्जाम्पल्स लेने हैं वो प्रॉब्ली हमें टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग जैसे शहरों से लेने चाहिए कि वहाँ पे यातायात को मैनेज करने के लिए क्या हो रहा है। जैसे अगर सिंगापुर जैसा टैक्स हमारे देश में लगा दिया जाए, आई थिंक बहुत सारे लोग उसके लिए अग्री नहीं करेंगे। उसके बाद अगर इस प्रकार से कर दिया जाए कि ऑड इवन कर दिया जाए, जब सर्दियों में जब प्रदूषण बढ़ जाता है कर दिया जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए सोल्यूशन के लिए लोगों ने क्या किया, ऑड और इवन दोनों नंबर की गाड़ियां ले ली, जिनके घर में एक गाड़ी होती थी जी। तो ये सोल्यूशन सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, जनता की तरफ से भी आएगा। थोड़ी त्याग वाली भावना भी लेके आनी पड़ेगी कि बहुत सारे लोग ऐसे बहुत फक्र से बताते हैं कि हम तो आज तक कभी मेट्रो से हम गए ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि मेट्रो दिखती कैसे है। तो एक्चुअली में एक कंट्री की डेवलपमेंट इसी चीज़ से दिखती है कि वहाँ पे लोग पब्लिक कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जापान जैसे देश में आप देखेंगे छोटे बच्चे 5-6 साल के, सुरक्षा इतनी अच्छी कि वो भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। बिल्कुल छोटी स्पेस में जापान से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है और हमारे देश में भी लोग उसका बिल्कुल अपने आप भी प्रयोग करते ही हैं।
लेकिन सर जो ये ट्रैफिक की बात है, हम चाहते भी हैं कि लोग गाड़ियां भी कम इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हमें प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो लोग अपनी गाड़ियां खरीदेंगे। सहमत हूँ मैम। पहली चीज़ तो ये है कि जो सिविक सेंस की बात हो रही है वो तो एक नागरिक की अपनी ड्यूटी है और उसका इंकल्केशन करना चाहिए। लेकिन साथ में मैंने आपसे कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर मास्टर प्लान हमारा 2031 का और मास्टर प्लान 2041 का, 2031 का हमारा अप्रूव हो गया, 2041 का हमारा बोर्ड से अप्रूव हो गया, अभी गवर्नमेंट को गया है। तो रोड्स चौड़ी हों, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, उसके लिए अगर आपको जगह, जो भी हमारी स्टडीज़ हैं वो स्टडीज़ अभी हमने अपने कंसल्टेंट्स के माध्यम से ये कराई है कि आज की तारीख में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसे अभी आपने बताया कि ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है या गाड़ी खड़ी नहीं कर पा रहे, या एक ही घर में मल्टीपल लोग अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारी कठिनाइयों को हमने अपने मास्टर प्लान में डाला है ताकि चौड़ी सड़कें हों, पार्किंग का एम्पल स्पेस हो, अगर मल्टीलेटरल पार्किंग चाहिए तो उसकी व्यवस्था की जाए, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, साथ में पोल्यूशन ना हो, उसके लिए ग्रीन गैस यूज़ हो, या हम नॉर्म्स जो एनजीटी के नॉर्म्स हैं या बाकी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया जाए। ये सारी चीज़ें हमारे उसमें डिज़ाइन की जा रही हैं। फिर भी एज एक नागरिक के रूप में निश्चित रूप से, जैसा अभी मेरे साथी ने कहा, उसके रूप में हमको वो चीज़ें अपने व्यवहार में भी लेके आनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस में निश्चित रूप से मिलेंगी। दे आर ऑलरेडी इन दी पाइपलाइन, वर्क इज ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस। बिल्कुल, अग्रसर तो दोनों जगह है। समीर, आपसे जो ये ट्रैफिक की अमेनिटीज़ को लोग देखते होंगे, मैं हॉस्पिटल्स और स्कूल में आऊँगी कि वो भी बहुत अच्छे हैं, दोनों जगह डेवलप हो ही रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक क्या डेटा क्या कहता है, लोगों का क्या मानना है, कुछ ऐसा है कहाँ का बेहतर है, गुड़गांव या नोएडा का, उस लिहाज से क्या सोच है, विचार लोगों का? मैम, जहाँ तक मेरा मानना है, जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है इंडिया में और जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है एनसीआर में, ये प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। क्योंकि ऑल्दो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा नोएडा को भी और गुड़गांव को भी, रोड चौड़ी बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप NH8 को देखें कितना बढ़िया बन गया और मे बी 20 लेन हो गया है, बट फिर भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। और हमारा क्लाइमेट भी नहीं परमिट करता। आप अगर पेरिस से कंपेयर करें या यूरोप से कंपेयर करें, वहाँ पे एवरीबडी वुड लव टू वॉक टू वर्क, गो इन अ साइकिल। यहाँ पे 45 डिग्रीज का टेम्परेचर है, इतनी ठंड हो जाती है, वो आप नहीं वॉकिंग कल्चर एनसीआर में तो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और आप पॉपुलेशन देखिए एनसीआर की 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उतनी तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं है जिनसे कंपेयर किया जा रहा है। क्योंकि लोग ग्रामीण गांव छोड़ के शहरों में आते हैं नौकरियों के लिए, और नोएडा, गुड़गांव से बेहतर कौन सी जगह है जहाँ पर उनको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अंत में मेरे पास अब मुझे बताया जा रहा है 4 मिनट रह गए हैं। अगले 5 साल में अगर मैं कहूँ, आप दोनों से पूछूं, आप कहाँ पे देख रहे हैं अपने नोएडा को? आने वाले समय में मैम, जनपद गौतम बुद्ध नगर की 3 अथॉरिटीज़ के माध्यम से मैं मान के चलता हूँ कि 3 वर्ल्ड क्लास सिटीज़ इस देश को मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होगा, सारी, आप लॉ एंड ऑर्डर में भी अभी आप बात कर रही थी, तो बीच में कहना भी चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अभी 21 से 25 तारीख के बीच में हुआ, और इसी बीच में MotoGP भारत जो है F1 ट्रैक में हुई। लगभग 3 लाख लोग 21 से 25 के बीच में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आए, और यमुना एक्सप्रेसवे में MotoGP का जो आयोजन हुआ उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग आए। फ्लॉलेस ट्रैफिक व्यवस्था रही, कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। इसमें निश्चित रूप से जो हमारे दिल्ली के साथी हैं, हरियाणा के साथी हैं, उनका भी हम समन्वय रहा। स्कूल्स ही बंद थे। स्कूल्स तो मैम उस समय G20 के टाइम में दिल्ली में भी बंद थे, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि वर्किंग डेज में ये चीज़ें चल रही थी। लेकिन पूरा इतना समन्वय जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस कमिश्नर नोएडा के द्वारा और शासन स्तर से किया गया कि कहीं महसूस नहीं होगा, कहीं ट्रैफिक रुका नहीं। इन 5 दिन में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन बड़े सफलतापूर्वक हुए। बुलेट ट्रेन भी आ रही है। हाँ बिल्कुल मैम, बुलेट ट्रेन भी आ रही है, और आने वाले समय में अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। हाँ। उचित होगा जब शासन बताएगा तो बेहतर होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी मेट्रो पे और एयरपोर्ट पे मैं चर्चा, नोएडा, आगरा पे कुछ चर्चा है, कई सारी चीज़ें चल रही हैं मैम। उचित समय पे वो सब चीज़ें सबसे शेयर की जाएंगी, मेरे ख्याल से शासन स्तर पे बताया जाएगा। लेकिन मैं प्राधिकरण स्तर पे आपको भी बता सकता हूँ कि मेट्रो कनेक्टिविटी और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा चल रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, पॉट टैक्सी, इंडिया की पहली पॉट टैक्सी जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर आ रही है, 14 किलोमीटर का है, ऑलरेडी टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं हम लोगों ने। लॉजिस्टिक हब ग्रेटर नोएडा के अंदर भी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर भी बनने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनने जा रहा है, टॉय पार्क हमारा बन रहा है, अपरल, हिंदुस्तान जो है आत्मनिर्भर बने
इसके लिए सारी चीज़ें ऑलरेडी पाइपलाइन में चल रही हैं और लोगों के प्लॉट आवंटन भी किए गए हैं। ट्रैफिक की जो व्यवस्था आपने बताई है, ट्रैफिक की व्यवस्था को मद्देनजर रखते ही हमारा मास्टर प्लान बनाया गया है। अच्छा, अगर ये नोएडा क्या गुड़गांव को टक्कर दे पाएगा? कब तक? अगले 10 साल या उससे जल्दी? निधि जी, मैं तो केवल ये कहूँगा कि हम कंपटीशन में किसी से नहीं है, हमें तो अपना सुधार करना है। और जी। माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के जो निर्देश हैं उसमें तीनों प्राधिकरण जी। प्रतिबद्ध हैं कि यहाँ के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। मनीष, दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार है, हाँ, दोनों ही तरफ। फिर भी हम अभी एक वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए इंतज़ार करें, जबकि सब कुछ है हमारे पास। अगर हम देखें गुड़गांव की जिस तरह से बात होती है, क्यों हम इंतज़ार कर रहे हैं? किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको? आई थिंक हमें एक्सपेक्टेशंस अपनी उसी प्रकार से रखनी पड़ेंगी। हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, हमें हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारी कंट्री से ही आएगा। जैसे जब आपने देखा कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन की जब बात थी, बड़े बड़े देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे। हमारे देश में ये एक तरह से असंभव लगने वाली चीज़ थी कि रिकॉर्ड टाइम पे वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर लिया गया। तो वो हमारे देश का सोल्यूशन था कि हमारे देश में आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। अब ये जो चीज़ है 20 साल पहले किसी कहते हैं ब्यूरोक्रेट ने ही कहते हैं मतलब इस चीज़ को अमली जामा पहनाया होगा, और आज उस चीज़ के हमें सुखद परिणाम मिल रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल है, जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है, हम अपने आप को चीन से भी कंपेयर नहीं कर सकते। उनका भी एरिया हमसे ज़्यादा है। तो हमारे जो सोल्यूशन है वो घोस्ट टाउन्स हैं, इतने हमारे सारे बिल्डिंग्स खाली पड़ी रहती हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी नौबत नहीं आने वाली। इसलिए हमारे सोल्यूशंस जो है हमारी कंट्री, हमारे देश के लिए जो व्यावहारिक रूप से ठीक हों, वैसे सोल्यूशंस हमें निकालने पड़ेंगे। तो एक प्रकार से ये नवाचार करना पड़ेगा। और आई थिंक जो भी हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अभी आपने पूछा कि आगे आने वाले समय में क्या प्लान है, तो जो इंडस्ट्री लेड ग्रोथ है वो तो गुरुग्राम में होती आ रही है, परंतु अब सरकार का ध्यान इन चीज़ों के ऊपर भी है कि अगर कोई सामान्य वर्ग, मध्यम या गरीब वर्ग का परिवार का व्यक्ति है, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए अगर वो इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहे, क्या स्कूल्स अवेलेबल हैं? तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स अब अवेलेबल हो गए हैं। हॉस्पिटल्स और कहते हैं क्लिनिक्स कितने हैं, कितने PHCs हैं, उसको क्या बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं करना पड़ रहा इन सुविधाओं को लेने के लिए। तो अभी बहुत सारे विशेषज्ञों के माध्यम से हमने इस चीज़ को स्टडी किया है, और पूरे गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी का जो अंतर्गत जो एरिया आता है, उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया, और जहाँ जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग लग रहा है उसे अब कंप्लीट किया जाएगा। उसके लिए कोई समय सीमा? उसके लिए उसको टारगेट को अचीव करने के लिए कोई समय सीमा है? नेक्स्ट 5 years? जी, नेक्स्ट 5 years। ओके सबीर, आपका अंत में, बिकॉज आंकलन दोनों गुड़गांव और नोएडा का इस समय हाउ डू अगर रियल एस्टेट के माध्यम से अगर हम असेस करना चाहें संक्षेप में? मैम क्लियरली गुड़गांव, मेन गुड़गांव सबसे ज़्यादा महंगा होगा। वहाँ पे आज की डेट में सबसे बेस्ट डेवलपर्स भी वहाँ पे हैं, क्योंकि नोएडा में प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने आपको बताया था 4 टॉप डेवलपर्स नोएडा के लिटरली बैंकक्रप्ट हो गए थे। तो पर नोएडा में भी सप्लाई इतनी कम है, तो नोएडा की प्राइसिंग भी हायर रहेगी, बट इतनी ज़्यादा हाई नहीं जा सकती, क्योंकि जो नोएडा में रहना चाहता है और उसको महंगा लगना शुरू हो जाएगा, वो नोएडा एक्सटेंशन में मूव कर जाएगा, वो ग्रेटर नोएडा में मूव कर जाएगा, वहाँ पे उसको सस्ती प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। जहाँ तक मैंने ये भी आपको बताया कि वहाँ पे 6 लाख यूनिट हैं, यहाँ पे 1.5 लाख यूनिट हैं, तो 1/4 सप्लाई है गुड़गांव में कंपेयर टू नोएडा, और 80% एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, और 20% एम्प्लॉयमेंट नोएडा में है ऑफ द IT सेक्टर और द कॉर्पोरेट सेक्टर। तमाम चीजें मैं आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ जो ग्लोबली अभी हो रहा है, जो मेरा रिक्वेस्ट होगा गुड़गांव और नोएडा अथॉरिटी को भी सोचने का इसके बारे में, कि कमर्शियल सेक्टर उसका बहुत बुरा हाल हो गया है अमेरिका में, और बहुत बुरा हाल हो गया है यूरोप में, क्योंकि वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया है एंड पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू कम बैक टू ऑफिसेस। सो इंडिया में अभी फॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ है, और इंडिया में अभी ये बात चल रही है कि बहुत सारे ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स आने बाकी हैं, तो शायद हम बच जाएं। वरना कमर्शियल डेवलपमेंट जो हो रही थी हमारी गुड़गांव में और नोएडा में, वो रुक सकती है, क्योंकि डेवलपर्स इतना कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे कमर्शियल को, और बहुत देख के कंस्ट्रक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर। सो ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर को भी
अपनी फ्यूचर डेवलपमेंट को माइंड में रखते हुए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए रेजिडेंशियल वेरी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वाकई में इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, पूरे चेंज हो रहे हैं गोइंग टू ऑफिस के, बिल्कुल। तो वो हमें उसके बारे में सोचना होगा, स्पेशली गुड़गांव और नोएडा को, क्योंकि ये कमर्शियल हब्स हैं और ये कमर्शियल हब्स इसलिए बने हैं बिकॉज दे वर चीप। यस, आप सब आए, आप सबने ज्ञानवर्धन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और लोगों को भरोसा एक बार फिर से लौटेगा कि किस तरह से मेरे ख्याल से सवाल का जवाब का समय हमारे पास सवाल का अभी समय नहीं, लेकिन बाद में आप बात कर लीजिएगा। लेकिन वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जो दर्शक देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, वो सोच विचार करके इन्वेस्ट कर पाएंगे नोएडा और गुड़गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो इस सेशन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।